नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं अशोक जांगेड़ आपका साथी एक बार फिर से आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं। आज मैं 12th RBSE अर्थात राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में चलने वाली एक पोएम जो आपके सामने है, अ बॉयज सॉन्ग, ये लेकर के हाजिर हुआ हूं, जो कि लिखी है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने। दोस्तों, ये पोएम जो है राजस्थान के स्टेट बोर्ड के अलावा CBSE, NCERT और अदर स्टेट बोर्ड्स में भी ये पोएम जो चलती है। और यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हिंदी के अलावा इंग्लिश मीडियम में भी आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूं। तो आई वुड ट्राई एट लेवल माय बेस्ट। तो चलते हैं दोस्तों आज की पोएम की तरफ, अ बॉयज सॉन्ग। एक्चुअल में जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा जो है गिटार लेकर के बैठा कुछ गुनगुनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहीं से पूरा मैसेज जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है पोएम का, कि एक छोटा बच्चा जो है, ठीक है, जिसकी उम्र का जिक्र तो खैर अपन क्या करें, लेकिन संभवतः ये पोइट खुद जो है एक बच्चे के रूप में अपने आप को यहां पर प्रस्तुत करता है। द पोइट हिमसेल्फ प्रेजेंट्स एज अ चाइल्ड एंड सिंग्स अ सॉन्ग, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है गुनगुना रहा होता है। ये 12 पंक्तियों की पोएम है। द पोएम इंक्लूड्स ओनली 12 लाइन्स, सिर्फ 12 पंक्तियों की पोएम है। तो यहाँ पर जो गीत जो है वो एक प्राकृतिक गीत है, प्रकृति का गीत है। कवि जो है अपने अस्तित्व के साथ साथ में, अर्थात मानव जीवन के अस्तित्व के साथ साथ में, ये चाहता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो पक्षी हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, सभी तमाम तरह के जीव जंतु जो है, ठीक है, वो सभी सब मिलकर के रहें, उन सब का को एग्जिस्टेंस रहे, और हम मानव इनको कैद ना करें, खास तौर से पक्षियों को। तो यहाँ पर पोइट को एक बर्ड लवर अर्थात पक्षी प्रेमी के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए पहले अपन पोइट की बात करते हैं और फिर अपन बात करेंगे पोएम की। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पोइट विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की। तो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन वाज बोर्न एट हेक्साम इन इंग्लैंड इन 1878। इनका जन्म जो है 1878 में इंग्लैंड में हेक्साम नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ था। ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ द फेमस पोइट रूपर्ट ब्रुक, प्रसिद्ध कवि रूपर्ट ब्रुक, जिनकी 2 चर्चित रचनाएं हैं, द सोल्जर एंड 1914, 1914, ये भी एक रचना का टाइटल है। उनके ये परम मित्र हुआ करते थे। दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा सा रुकूंगा और थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो सारी बातें कही जाए वो अच्छी ही हो, ठीक है। यहां पर इनके परिचय में हमें एक बात देखने को मिली कि ये रूपर्ट ब्रुक के मित्र थे, अर्थात इनका परिचय रूपर्ट ब्रुक पर निर्भर करने लग गया। रूपर्ट ब्रुक इंग्लिश लिटरेचर के बड़े ओहदेदार कवि रहे हैं, पोइट रहे हैं, और यदि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का परिचय उनसे जोड़ करके दिया जाए तो ये विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के लिए अच्छी बात नहीं है, अर्थात इनकी कोई सेल्फ आइडेंटिटी इतनी बड़ी नहीं रही है। जी हाँ, यही बात मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और एक छोटी सी गुजारिश जो है, अपने सिलेबस के जो निर्धारित लोग हैं उन तक मैं एक छोटी सी गुजारिश के माध्यम से अपनी बात भी पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे पोइट्स हैं जो फेमस रहे हैं और उनको आपको यहां पर लेना चाहिए था बजाय इनके। लेकिन फिर भी चलिए बात करते हैं अपन विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की। तो द पोएम अ बॉयज सॉन्ग अपीयर्ड इन हिज फर्स्ट वर्ड्स कॉल्ड माउंटेन कवर, ब्रॉट आउट इन 1902। ये पोएम जिसका टाइटल है अ बॉयज सॉन्ग, ये सबसे पहले इनका एक काव्य संग्रह था जिसका टाइटल था माउंटेन कवर, ठीक है, जो कि ब्रॉट आउट का मतलब होता प्रकाशित हुआ इन 1902, जो कि 1902 में प्रकाशित हुआ था। उसमें ये अ बॉयज सॉन्ग पोएम जो है इंक्लूड थी। गिब्सन डाइड इन 1962 और गिब्सन की मृत्यु जो है वो गिब्सन की मृत्यु जो है वो 1962 में हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक अपन ने चीजें क्लियर करी हैं। आगे अभी अपन बात करेंगे अबाउट द पोएम, कि इस पोएम में क्या हमें सीखने को मिलता है। तो बहुत सलीके से, बहुत ढंग से, बहुत ध्यानपूर्वक अपने कानों को आप इधर ले आइए, ध्यान से सुनिएगा।
एक एक शब्द कीमती है। द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस, कीमती गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। ये पोएम जो है प्रकृति का एक बेहतरीन अनमोल उपहार, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। प्रकृति ने सभी को स्वतंत्र पैदा किया है। और आपने रूसो का एक कोटेशन भी सुना होगा कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है सामाजिक बंधन उसे जकड़ लेते हैं। उसी तरह से प्रकृति ने सभी को स्वतंत्र ही पैदा किया है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो। तो प्रकृति का एक सबसे बड़ा कीमती तोहफा जो हम लोगों को मिला है, अर्थात जीवन को मिला है, जीवन के रूप में मनुष्य भी आ गया है, पक्षी भी आ गए, पशु भी आ गए, सभी आ गए जिनके पास जीवन है, वो सभी स्वतंत्र है। तो द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स का मतलब निवासी होता है। तो प्रकृति के जितने भी निवासी हैं उन सभी को प्रकृति ने जो तोहफा दिया है, अर्थात स्वतंत्र रहने का तोहफा दिया है, उससे जुड़ी हुई है आज की ये पोएम अ बॉयज सॉन्ग। ठीक है, कैसे आगे देखते हैं। लाइक मैन, अर्थात मनुष्यों की तरह से बर्ड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस, अर्थात प्रकटीकरण। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं प्रकटीकरण ऑफ लाइफ, कि मनुष्यों की तरह से पक्षी जो है वो भी जीवन का एक प्रकटीकरण है, अर्थात जीवन का ही एक रूप है। जिस प्रकार से मनुष्य भी क्या है, जीवन का एक रूप है, ठीक है, उसी प्रकार से पक्षी भी क्या है, जीवन का एक रूप है। दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। यदि हम मनुष्य जो कि जीवन का ही एक रूप है, हम यदि प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, तो पक्षी भी क्या करते हैं, जो कि जीवन के ही एक रूप है, वो भी क्या करते हैं, हमारी तरह से प्रकृति के सौंदर्य की को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और इतना ही नहीं, ये तो मानवता की खुशी में भी वृद्धि करते हैं। लेकिन कब? ओनली व्हेन, केवल एक ही कंडीशन में करते हैं, ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री इन द ओपन एयर, जब इन्हें खुले हवा में उड़ने दिया जाए। एंड द वास्ट यानी विशाल, एक्सपेंसेस यानी विस्तार, ऑफ द लिमिटलेस स्काई, और असीमित आसमान जो है उसमें खुली हवा में जब इन पक्षियों को उड़ने दिया जाता है, तो ये मानव जीवन के समान ये भी क्या करते हैं, पक्षी भी क्या करते हैं, हमारी मानवता के सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। दोस्तों आगे देखिए। द पोएम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग्स ऑफ इंटेंस, अत्यधिक जॉय, खुशी, विच स्प्रिंग, जो कि उत्पन्न होती है फ्रॉम इस रियलाइजेशन, एहसास या अनुभूति, दैट ऑल बर्ड्स, की सारे पक्षी, अनकेज्ड, जो कि आजाद हैं, पिंजरे में बंद नहीं है, एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ने के लिए स्वतंत्र है। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काईज, हरे भरे पेड़ों से लेकर के खुले चमकीले आसमान में, बिलोंग टू हिम, कवि को एहसास होता है कि ये सब मुझसे जुड़े हुए हैं। क्यों एहसास क्यों होता है? बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट सेट ट्रैप्स, क्योंकि वह उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता है, एंड केज देम, और ना ही उन्हें पिंजरे में बंद करता है। तो एक बार फिर से देखिएगा। द पोएम एक्सप्रेसेस, ये कविता जो है व्यक्त करती है द पोइट्स फीलिंग्स, क्या व्यक्त करती है? कवि की भावनाओं को। ठीक है, भावनाएं कैसी? ऑफ इंटेंस जॉय, कवि की अत्यधिक खुशी की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करती है। और वो भावनाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, अर्थात अनुभूति। और वो खुशी की भावना जिसे पोएम व्यक्त करती है, वो खुशी की भावना इस अनुभूति से, कवि की इस अनुभूति से व्यक्त होती है, दैट ऑल बर्ड्स, की सारे पक्षी, अनकेज, जो पिंजरे से मुक्त हैं, एंड फ्री, और स्वतंत्र है, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह उड़ने के लिए स्वतंत्र है। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काईज, बिल्कुल हरे बड़े पेड़ों से लेकर के खुले आसमान तक, चमकीले आसमान तक, बिलोंग टू हिम, और ऐसे इस तमाम पक्षियों का संबंध मुझसे है, ये सब मेरे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं। बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट सेट ट्रैप्स,
क्योंकि मैं कभी इनके लिए जाल नहीं बिछाता एंड केज देम, और न ही मैं कभी इन्हें पिंजरे में बंद करता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि इन तमाम पक्षियों का संबंध मुझसे, क्योंकि मैं भी स्वतंत्र हूं और ये भी क्या है, स्वतंत्र है, और मैं भी इनकी स्वतंत्रता और इनके जीवन का सम्मान करता हूं और इनके साथ रहना चाहता हूं, अर्थात को एग्जिस्टेंस ऑफ दीज क्रीचर्स लाइव्स, इनको भी क्या करता है, ये महत्व देता है। आगे देखिएगा, द पोइट सक्सेसफुली एस्टैब्लिशेस एन इमोशनल बॉन्ड, कवि जो है सफलतापूर्वक एक भावनात्मक रिश्ता कायम करता है, एस्टैब्लिशेस एंड स्थापित करना, कायम करता, एन इमोशनल बॉन्ड, एक भावनात्मक रिश्ता विद द बर्ड्स, इन पक्षियों के साथ में कवि एक भावनात्मक रिश्ता कायम करता है, एंड दस शोज ए टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी, अर्थात समानुभूति, और इस प्रकार से एक समानुभूति की प्रवृत्ति जो है इन पक्षियों के लिए दर्शाता है। अर्थात हमारा जीवन है तो आपका भी क्या है, जीवन है, हमें जीने का अधिकार है तो तुम पक्षियों को भी जीने का अधिकार है। इस प्रकार की समानुभूति जो है, उसका भाव जो है इनके प्रति यहां पर पोइट व्यक्त करता है। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ विद द लाइव्स ऑफ द बर्ड्स, इन दोनों की एडवोकेसी अर्थात यहां पर यह पक्ष लेता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगली 12 पंक्तियां जो है बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं, छोटा सा गीत है, गुनगुनाने का आपका भी बहुत मन करेगा दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने इसको लिखा है और बहुत ही खूबसूरत ये पोएम है। मात्र 12 पंक्तियां हैं, लेकिन एक एक शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर, लेकिन सफर पर चलने से पहले तो कुछ आपको बता देता हूं कि यहां मेरा और मेरी टीम का प्रयास ये रहता है कि पोएम जो हमने ली है तो उसके एक एक शब्द जो है, जैसे हम यहां पर स्लाइड्स पर डालते हैं, तो स्लाइड्स पर डालने से पहले हम बैकग्राउंड में एक तस्वीर जरूर रखते हैं और वो तस्वीर उन शब्दों को बयान करती है। अर्थात जो शब्द पोएम में लिखे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड तस्वीर जो है आपको पीछे बैकग्राउंड में देखने को मिलेगी, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी रहे। दोस्तों यदि आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, जाकर के जरूर बताइए। मेरी टीम के लिए थैंक यू जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो टीम बहुत मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती है। और दोस्तों आपको एक बात और बताऊं, ये सारा वीडियो शूट जो है हम रात को कर रहे होते हैं, लगभग रात को जब 10 बजे होते हैं, कभी 11 बजे होते हैं, उस वक्त हम आपके लिए शूटिंग कर रहे होते हैं। और ये सारे वीडियोस जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूरी टीम काम करती है, लगभग 5-6 लोग काम करते हैं और उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, पैसा लगता है दोस्तों। खैर हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, इट्स ऑल फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, ये सभी आपके लिए फ्री है। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है दोस्तों, तो आप इस मेहनत को थोड़ा सा हमें एहसास करवाइए कि हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और वह एहसास आप तभी करवा सकते हैं यदि आपको पोएम पसंद आई है तो लाइक बटन दबाइए। और कोई बात नहीं, मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि ज़बर से लाइक बटन दबाइए, नहीं जी। यदि आपको पसंद नहीं आई है डिसलाइक बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में क्या चीज़ पसंद नहीं आई है मुझे बताइए, क्योंकि सुधार तो मुझे ही करना है ना। आप मुझे पर्सनली ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब यदि आप करते हैं तो मैं अहोभाग्य अपना समझूंगा, कि क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, मेरी पूरी टीम का है, आप सभी का है, आप देखने वाले हैं, आप इससे जुड़ गए हैं तो ये चैनल भी अब आपका ही हो गया है, मेरा कुछ नहीं रहा है इसमें। और मेरा उद्देश्य पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, मैं राजस्थान के ऐसे स्कूल से जुड़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं नाम यहाँ पर नहीं ले रहा, लेकिन मैं ऐसे विद्यालय से सिंस 2006 जब से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है तब से टिल डेट जुड़ा हुआ हूँ। और एवरी ईयर दैट स्कूल प्रोड्यूसेस मेरिट्स, एंड मैं इतना ही चाहता हूं कि वो सारे स्टफ जो है मैं पूरे राजस्थान को, पूरे हिंदुस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर अवेलेबल करवाऊं। और मेरा हर स्टूडेंट जो, हर बच्चा जो है अच्छे से अच्छा प्रदर्शन जो है एग्जाम में करके आए, बढ़िया से बढ़िया शानदार मार्क्स लेकर के आए, और जब वो एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो उसके चेहरे पे एक विनिंग स्माइल हो
और मुझे भी गर्व हो। यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं चाहता ज़्यादा आपसे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, नहीं पसंद आ रहा हो तो डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा, कमी मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर सुधार करूंगा। और यदि आपका कोई फेवरेट टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो लेकर के आऊं तो आप मुझे जरूर बताइए कि वो कौन सा टॉपिक है जिसमें मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं। खैर फिलहाल ना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं पोएम की तरफ। तो ये लीजिए, मंच तैयार है आपके लिए। पहली 2 पंक्तियां पढ़िएगा। बिकॉज देखिएगा, बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से पोइट ने यहां पर शुरुआत जो है किसी कंजंक्शन से करी है भाई। किससे करी है? किसी कंजंक्शन से करी है, ठीक है। वैसे बिकॉज के बारे में एक बात जरूर कही जाती है, आपने सुना ही होगा, बिकॉज एक कंजंक्शन है। क्या आप बिकॉज का प्रयोग किसी वाक्य में इस प्रकार से कर सकते हैं जहां पर बिकॉज शब्द जो है 3 बार लगातार आए? क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो सुनिएगा। नो सेंटेंस कैन एंड विद बिकॉज, कॉमा, बिकॉज इज अ कंजंक्शन। नो सेंटेंस कैन एंड विद बिकॉज इज अ कंजंक्शन। लीजिए 3 बार आ गया। कार्य इंटरेस्टिंग सी बात सी आपके साथ बस शेयर किया, मन में ख्याल आया तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। खैर फिलहाल चलते हैं विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की इस पोएम अ बॉयज सॉन्ग की तरफ। पहला शब्द जो है बिकॉज लिया है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। बिकॉज आई कौन भाई? आई हमारे पोइट महोदय, या फिर वो बॉय। तो यहां पर पोइट जो है अपने आप को क्या समझ रहे हैं? बॉय समझ करके अपने आप को यहां पर लेकर के आए हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। स्नेयर शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है नेट। आप यूं कह सकते हैं ट्रैप अर्थात जाल, क्योंकि मैंने कोई जाल नहीं बिछाया। बल्कि लीव देम फ्लाइंग फ्री। यहां पर देम शब्द जो है वो किसके लिए आ रहा है? बर्ड्स के लिए आ रहा है। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि मैंने तो इन्हें आजाद घूमने दिया, उड़ने दिया। तस्वीर बयान कर रही है कि कोई बच्चा जो है पक्षियों को आसमान में उड़ा रहा है, न कि पकड़ रहा है। तो पोइट कहता है कि मेरा अर्थात पोइट का इन बर्ड्स के साथ बहुत गहरा संबंध है। आई हैव डीप रिलेशन विद दीज बर्ड्स, ठीक है। आई नेवर सेट ट्रैप्स और केसेस टू केस देम, टू कैच देम, ठीक है। आई ऑलवेज अलाउ देम टू फ्लाई फ्री इन दी ओपन एयर। मैं हमेशा इनको खुले आसमान में, खुली हवा में उड़ने देता हूँ। मैं कभी इनके लिए जाल नहीं बिछाता, कभी इनको पकड़ने के लिए पिंजरे नहीं रखता मैं, ठीक है। किनके लिए? पक्षियों के लिए। तो यहां पर पहली दोनों पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है द पोइट इज अ बर्ड लवर, कि पोइट जो है एक पक्षी प्रेमी है और पक्षियों की जो फ्रीडम है उसकी एडवोकेसी करता है। पक्षियों की आज़ादी जो है उसका पक्षधर यहां पर बनता है और कहता है कि इन्हें भी भैया उड़ने का अधिकार है, खुले आसमान में जाने का अधिकार है, उड़ने का अधिकार है। ये उनकी दुनिया है, इन्हें जाने दीजिए, इन्हें पकड़िए मत। और मैंने भी इनको पकड़ा नहीं है। और जब मैं अर्थात पोइट मैंने इनको नहीं पकड़ा है, दैट मीन्स मैं इनकी स्वतंत्रता का पक्षधर हूं। जिस प्रकार से इंसान स्वतंत्र है उस प्रकार से इन्हें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। आगे देखते हैं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। और मुझे लगता है किसको? पोइट को। किसको? पोइट को। पोइट को लगता है एंड ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर। बर्ड्स ऑफ द एयर का मतलब होता है वो तमाम पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, और पक्षियों का तो काम है भैया आसमान में उड़ना होता है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये सभी पक्षी जो है मुझसे संबंधित है, इनका संबंध मुझसे है। तेरा मेरा गहरा है नाता कोई, ऐसा इसको लगता है। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? पहली 4 पंक्तियां जो है यहां पर फिनिश हुई है।
कवि को लगता है कि इन पक्षियों का संबंध उससे क्यों लगता है, क्योंकि वह उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाता है, उन्हें खुले आसमान में उड़ने देता है। आगे देखते हैं, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। ब्लू टिट एक सामान्य सी चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया होती है। ऑन द स्लो, बेर का कोई पेड़, बेर का कोई पेड़ है, बेर की कोई डाली है, उसके ऊपर बैठी रहती है, चोंच मारती रहती है, बेर खाती रहती है। ठीक है, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट। देखिएगा, ब्लू टिट आपके सामने है, एक छोटी सी चिड़िया होती है। टू द ईगल ऑन द हाइट, और ऊपर आसमान में बादलों से भी ऊपर उड़ने वाला ईगल जो है, ईगल ऑन द हाइट। अर्थात पोइट कहना चाहता है कि छोटे से छोटी चिड़िया से लेकर के बड़े से बड़े पक्षी तक, अर्थात छोटे से छोटे प्राणी से लेकर के बड़े से बड़े प्राणी तक सभी स्वतंत्र पैदा होते हैं, इसलिए उनको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। किसी मानव को कोई अधिकार नहीं होता है कि वह उनकी स्वतंत्रता का हनन करे, उन्हें गुलाम बनाए। तो यहां पर छोटे पक्षी से लेकर के बड़े पक्षी तक कहने का जो तात्पर्य है, जो पोइट का कहने का आशय है, मीनिंग है, वो यही है कि छोटे प्राणी से लेकर के बड़े प्राणी तक, ठीक है, छोटे पक्षी से लेकर के बड़े पक्षी तक जो आसमान में उड़ते हैं, उन सभी से मेरा प्रेम है, मेरा संबंध है। अनकेज्ड अर्थात विदाउट केज, अर्थात बिना पिंजरे में बंद हुए। अनकेज्ड दे कम, दे कौन? बर्ड्स। अनकेज्ड दे कम एंड गो। इसी प्रकार से ये सारे तमाम पक्षी, छोटे से लेकर के बड़े पक्षी जो हैं, ये बिना पिंजरे के अर्थात आजाद। अनकेज्ड का मतलब क्या है यहां पे? फ्री, स्वतंत्र। अनकेज्ड अर्थात फ्री, ये स्वतंत्र रूप से आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। अर्थात जब मैं इन पक्षियों को, छोटे से लेकर के बड़े पक्षियों को आसमान में इस प्रकार से विचरण करते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। पहला इसका अर्थ यह निकलता है। दूसरा इसका अर्थ यह भी निकलता है कि छोटे प्राणी से लेकर के बड़े प्राणी तक जब सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, सभी अपनी अपनी स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हैं, दूसरे की स्वतंत्रताओं का हनन नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। यहां पर ये दो अर्थ जो है इन पंक्तियों का निकलता है। आगे देखते हैं दोस्तों। एंड सो द सनवर्ड वे I soar on the eagle's wing। यहां पर कवि जो है कल्पना करता है, एंड द सनवर्ड वे, सनवर्ड वे अर्थात सूरज की तरफ, इस प्रकार से सूरज की तरफ आई कौन? द पोइट। सोर, सोर का देखिए अर्थ होता है फ्लाई हाई, फ्लाई हाई, ऊपर उड़ना। ऑन द ईगल्स विंग्स, पोइट यहां पर कल्पना करता है कि जिस प्रकार से ईगल जो है उसकी क्षमता होती है बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है, तो पोइट जो कल्पना करता है, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ठीक है, एक लड़का जो है वो ईगल के ऊपर सवारी कर रहा है और आसमान में उड़ रहा है, तो ठीक ऐसी कल्पना जो है पोइट यहां पर कर रहा है। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, कि मुझे इन पक्षियों को उड़ता हुआ, आसमान में ऊपर उड़ता हुआ देख करके इतनी खुशी होती है कि मुझे तो यूं लगता है जब मैं ईगल को देखता हूं जो बादलों से ऊपर उड़ता है, आसमान की तरफ, वहां सूरज की तरफ उड़ता हुआ जाता है, तो मुझे खुद को ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मैं खुद उसके पंखों पर सवार हूं और वो मुझे ऊपर उड़ा करके लेके जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो इतनी खुशी जो है इनके साहचर्य में, इनके साथ रहने में पोइट महसूस करता है। और कभी कभी तो ये लगता है कि मैं और पक्षी एक ही हैं। तो जैसा कि यहां पर आपको इन बातों से लग ही रहा है, ठीक है। आगे अंतिम दो पंक्तियों की तरफ चलते हैं। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, और मेरे हृदय में पूरे दिन भर वो ब्लू टिट नाम की छोटी सी चिड़िया जो है चहकती रहती है, गीत गाती रहती है। उसके गाए हुए गीत जो है, अर्थात उसकी आवाज़ जो है, मुझे अपने हृदय में, हृदय के अंतर्मन की गहराई में हमेशा महसूस होती रहती है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, और मैं हमेशा इस ब्लू टिट के गीत को हमेशा अपने भीतर महसूस करता रहता हूँ। सो दोस्तों, ये था अ बॉयज़ सॉन्ग
जो कि उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, वैसे लास्ट सीन आप देख लीजिए, ब्लू टिट है, गीत गुनगुना रही है और कवि को भी ऐसा ही फील होता है और आपको भी ऐसा ही कुछ फील हो रहा होगा। और यदि पोएम अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, नहीं लगी डिसलाइक के साथ कमेंट जरूर भेजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और कोई सवालात आपके हों ज़रूर मुझे लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई किसी खास टॉपिक विशेष के ऊपर कोई वीडियो लेकर के आऊँ आपके लिए, तो ज़रूर लिख करके भेजिएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको निराश नहीं करूं और उस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ में मैं वीडियो लेकर के आऊँ। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये क्लास 12th की एक पोएम है और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट जो नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर का एक सेशन जो है मैं अलग से तैयार करूंगा और वो फिर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। और इसी प्रकार से जैसे मैंने 10th क्लास की जो 4 पोएम है वो पहले ही मैं उनके वीडियोस बना करके डाल चुका हूँ। उनका पैराफ्रेज मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में किया है और उनके लिए एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है वो मैं अलग से लेकर के आऊँगा। क्वेश्चन आंसर का सेशन जो वो अलग से लेकर के आऊँगा, पहले एक बार पोएट्री फिनिश हो जाए उसके बाद। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।